नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोच कर देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और वो ये कहकर वोट मांग रहे हो कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है और इस चुनाव के जरिए मैं सांप्रदायिक नफरती राजनीतिक एजेंडे को मात देना चाहता हूं। नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनों से गद्दारी करने वालों को सजा दीजिए। और शरद पवार की इस अपील को उद्धव ठाकरे का समर्थन हो, राहुल गांधी का समर्थन हो और तो और अजीत पवार का भी समर्थन हो। इसके बाद महाराष्ट्र में नेस्तनाबूद हो चुके नरेंद्र मोदी के नैरेटिव का क्या होगा? कौन सुनेगा देवेंद्र फडणवीस को और क्या होगा एकनाथ शिंदे की राजनीति का? सिर्फ सोच कर देखिए। और यह असंभव नहीं है, शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन शरद पवार इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। राजनीतिक जिजीविषा क्या होती है, आज अगर इसका कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो शरद पवार है। लेकिन अब खबर है कि शरद पवार इतने पर शांत बैठने को तैयार नहीं है। वो एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हासिल करने में जुट गए हैं। तो क्या शरद पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां वो जिस पर हाथ रख दें वही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले? तो क्या सुप्रिया सुले को वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए और महाराष्ट्र की राजनीति की उलझी हुई गिरोहों को समझिए। लेकिन इसके पहले शरद पवार को समझना जरूरी है। भतीजे ने पार्टी छीन ली, झंडा छीन लिया, सांसद छीन लिए, लेकिन 82 साल की उम्र में फिर से पार्टी खड़ी की और 10 में से 8 सीटों पर जीत गए। यहां तक कि बारामती सीट पर अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारा था, लेकिन उन्हें भी करारी हार मिली। पवार परिवार के इस गढ़ से सुप्रिया सुले ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। मतलब जब भतीजा साथ था तो जीते थे 4 सीट और जब नई एनसीपी बनाई तो जीत गए 8 सीट। और केवल एनसीपी एसपी को स्थापित नहीं किया, कांग्रेस को 2 सीट से 13 पर पहुंचा दिया, उद्धव ठाकरे को 5 सीट से 9 पर। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि भाजपा को 23 सीट से 9 पर समेट दिया। यह है महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की ताकत। इस कामयाबी ने एक बार फिर से अजीत पवार को शरद पवार के रहमो करम के हवाले कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पवार उन्हें माफ करके फिर से अपनी शरण में ले लें। इससे उत्साहित शरद पवार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने की है अपने गढ़ बारामती से। वो लगातार बारामती के इलाकों का दौरा कर रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। बारामती के शिरसुफल गांव में लोगों को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे राजनीति में धोखा दिया, लेकिन आज वो हाशिए पर है। जब चुनाव चल रहे थे तो बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लोग चुप रहे। मैं उनकी दुविधा समझता था। हमारी पार्टी के पदाधिकारी मुझसे कहते थे कि लोग चुप हैं, खुलकर बोल नहीं रहे, क्या किया जाए? तो मैं उनसे कहता था कि चिंता मत करो, भले ही लोग अपनी बात कह न रहे हों, लेकिन वो सही बटन दबाएंगे, गलत फैसला नहीं करेंगे। और लोकसभा चुनाव में वही हुआ भी। जब ईवीएम खुलने लगे तो जादू नजर आने लगा। आप लोगों ने बड़ी संख्या में हमारी नई पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद पवार ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये एकजुटता बहाल रहनी चाहिए, इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी साल है। लेकिन इसके बाद शरद पवार ने जो कहा उसने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में राज्य में चुनाव होने वाले, चाहे कुछ भी हो, मेरा प्रयास है राज्य की कमान मेरे हाथ में हो। इसके लिए हमें हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतना होगा। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? मेरे हाथ में कमान। अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की केवल पार्टी तोड़ने की ऐसी सजा महाराष्ट्र ने मोदी को दी है कि बीजेपी मिट्टी में मिल चुकी है, तो जब शरद पवार अंतिम चुनाव की भावुक अपील के साथ मैदान में उतरेंगे तब क्या होगा? आपको पता ही होगा कि शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 दशक तक केंद्रीय कृषि मंत्री और 2 साल तक रक्षा मंत्री रहे। पवार ने बारामती की जनता से कहा कि मेरे हाथ में महाराष्ट्र की कमान कोई असंभव सपना नहीं है, बस आपकी एकजुटता की जरूरत है। ये सभी चीजें तब हो सकती हैं जब आपकी सामूहिक शक्ति मेरे साथ हो।
आपने मेरे सामने जो मुद्दे रखे हैं मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं अभी आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि एक अलग सरकार है राज्य में, लेकिन 4 महीने बाद हम निश्चित रूप से इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। इसको समझिए। अब महाराष्ट्र में पवार बनाम मोदी है खुल्लम खुल्ला। विधानसभा चुनाव में यह चरम पर होगा। हालांकि भारी दुर्गति के बाद इस बात में बहुत ज्यादा शक है कि महाराष्ट्र में मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। पवार ने खुलकर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने उन विषयों पर बात की जिनसे बचना चाहिए था। प्रधानमंत्री को ऐसा हल्कापन शोभा नहीं देता। अब जरा महाराष्ट्र की राजनीति के एक और पहलू को समझ लीजिए, और वो है अजीत पवार फैक्टर। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में रतन शारदा ने साफ लिखा कि महाराष्ट्र में भाजपा की मिट्टी पलीद के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। और अब अटकलें तेज हैं कि भगवा पार्टी अजीत पवार के साथ संबंध तोड़कर सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ विधानसभा में उतर सकती है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस लोकसभा चुनाव से पहले ही एनसीपी को तोड़ने और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करने के भाजपा नेतृत्व के फैसले के खिलाफ था, हरगिज खुश नहीं था। अजीत के साथ गठबंधन करने से भाजपा की पार्टी विद द डिफरेंस वाली ब्रांड वैल्यू धराशायी हो गई और वो किसी भी दूसरी पार्टी की तरह भीड़ में शामिल हो गई। जमीन पर यह संदेश बहुत साफ था कि भाजपा सरकार बनाने के लिए कितना भी नीचे गिर सकती है। इसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी छीनने से पैदा हुई सहानुभूति की आग में घी का काम किया। भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को पवार विरोधी धरातल पर तैयार किया गया है। वे सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटालों से जुड़े होने के कारण अजीत पवार के विरोधी हैं, लेकिन जूनियर पवार के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद पवार विरोधी कहानी ने दम तोड़ दिया। ऊपर से उन्हें महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दे रहा था कि आरएसएस बीजेपी के कैडर एनसीपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने को तैयार नहीं है। वो घरों से बाहर तक नहीं निकले। इसी तरह अजीत पवार के कैडर बीजेपी के लिए प्रचार करने को तैयार नहीं थे। नतीजा, भाजपा की सीटें 2019 के 23 से घटकर 2024 में 9 रह गई। हमारे सूत्र बताते हैं कि भाजपा नेतृत्व इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के साथ समझौता तोड़ने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। भाजपा को डर है तो केवल इतना कि अगर वो विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को छोड़कर सिर्फ शिंदे के साथ आगे बढ़ती है तो ऐसा लग सकता है कि बीजेपी ने अजीत पवार का इस्तेमाल करके दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। लेकिन दोनों ही हालत में इतना तय है कि अजीत पवार की न इज्जत बची है और न ही राजनीतिक साख। वो एक बोझ में तब्दील हो चुके हैं भाजपा के लिए। शरद पवार जानते हैं कि अजीत पवार की यह मजबूरी विधानसभा चुनाव में बहुत काम की साबित हो सकती है। दूसरे, अजीत पवार के पास वापसी का यह बहाना रहेगा कि वो शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। जरा सोच कर देखिए, यह फॉर्मूला महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन पर उतारा गया तो क्या क्या हो सकता है। शरद पवार और फडणवीस या शिंदे की लड़ाई में जनता किधर झुकेगी, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।